गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भारत में सिंचाई एवं उर्वरक, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज एंड अदर इनपुट्स, न्यू प्रोग्राम ऑफ वाटर मैनेजमेंट, जल शक्ति मंत्रालय। आज हम सिंचाई और उर्वरक, फर्टिलाइजर के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में सिंचाई का क्या महत्व है, इरिगेशन का, सिंचाई का। भारत में सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि सिंचाई का क्या महत्व है। वर्षा की अनिश्चितता होना, वर्षा अनिश्चित, जुआ, मानसून का जुआ कहलाता है। वर्षा की अपर्याप्तता, वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है। वर्षा की मौसमी प्रकृति होती है। विशेष फसलों के लिए वर्षा का जल काफी कम पड़ता है। अकाल के भय से छुटकारा मिलने के लिए कृषि बारिश का होना बहुत जरूरी है। गहन खेती में संभव कृषिगत उत्पादकता में सुधार के लिए आवश्यक है। उपज की किस्म में सुधार के लिए आवश्यक है। नई भूमि में खेती करना तब संभव है जब बारिश का जल या वर्षा का जल आए। नई भूमि में खेती करना भी तभी संभव है। रोजगार में वृद्धि करने के लिए भी वर्षा का होना बहुत जरूरी है। सिंचाई का बहुत जरूरी है। सरकारी आय में वृद्धि के लिए भी कृषि का काफी महत्व है। सिंचाई का भी काफी महत्व है। यातायात की सुविधाएं भी इसी के ऊपर निर्भर करती है। सिंचाई से मूल्य स्थिरीकरण में सहायता मिलती है और काफी कुछ इससे सिंचाई का काफी कुछ महत्व है। अब विभिन्न स्रोतों और फसलों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल किस प्रकार से होता है, भारत में सिंचाई के साधनों के विकास किस प्रकार हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के साधनों का विकास किस प्रकार हुआ, इसमें हम देखेंगे कि जापान में यह आधे से भी अधिक है। मिस्र में 100% कृषि भूमि में सिंचाई की जाती है। भारत में कृषिगत क्षेत्र का लगभग 44.6% क्षेत्रफल सिंचित है। इस प्रकार सिंचाई की दृष्टि से भारत की स्थिति पहले से काफी सुधरी हुई है। हालांकि इसमें और अधिक सुधार की गुंजाइश है। सिंचाई के बारे में जानने के पश्चात हम ये देखेंगे कि भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। भारत में मुख्य परियोजनाएं भारत में सिंचाई की भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य के द्वारा तीनों राज्यों के सहयोग से है। दूसरी परियोजना दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। कोसी बिहार में है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। व्यास परियोजना पंजाब और हरियाणा, राजस्थान तीनों को राज्य की परियोजना है। राजस्थान नहर जो कि अब इसका नाम इंदिरा गांधी नहर है, इसलिए परियोजना भी काफी महत्व रखती है। सिंचाई की दृष्टि से ये काफी परियोजनाएं हैं। भारत में सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ इसमें कृषि के विकास के लिए काफी सिंचाई की पॉलिसी भी सरकार के द्वारा 1972 में बनाई गई। राष्ट्रीय जल साधन परिषद की स्थापना की गई, जिसने काफी कुछ अपनी सिफारिशें पेश की सिंचाई में वृद्धि करने के लिए। अब इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं भी भारत में काफ़ी हैं। छोटी परियोजनाओं के माध्यम से भी सिंचाई काफ़ी की जाती है। स्प्रिंकल पद्धति यानी छिड़काव पद्धति से भी काफ़ी सिंचाई की जाती है। माइक्रो सिंचाई की विशेषताएं भी दर्शाई गई है।
इस प्रकार अप्रैल 2002 में संशोधित सिंचाई नीति को लागू किया गया, जिसमें सिंचाई की नीति के बारे में काफी विकास किया गया। इस प्रकार सिंचाई के बारे में भारत में काफी कुछ स्वतंत्रता के पश्चात विकास किया गया। अब हम उर्वरकों के बारे में जानकारी जानेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषिगत विकास के लिए, कृषि के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से 3 प्रकार के रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है: नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। विभिन्न प्रकार के उर्वरकों को संतुलित रूप से विकसित करने की कोशिश की जाती है, परंतु अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है कि कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उपयोगों का संतुलित रूप से प्रयोग किया जाए। इसके लिए फास्फेट उर्वरक का उपयोग को बढ़ाने की काफी आवश्यकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार ने उर्वरक नीति भी तैयार की है और उर्वरक नीति तैयार करने के बाद उर्वरकों की उपयोग की मात्रा बढ़ाने के लिए काफी कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। इसमें सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में उर्वरकों की संबंधी घोषणा भी की थी। उर्वरकों के प्रयोग से संबंधित किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाए और इसको किस प्रकार से विकसित किया जाए। पौध संरक्षण के बारे में भी सरकार ने काफी कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं। सरकार ने जल शक्ति का उपयोग बढ़ाने के लिए काफी कुछ प्रयोग किए हैं। अच्छे प्रकार के बीजों का प्रयोग भी सरकार ने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काफी कार्य किए हैं। बीज विकास नीति का भी निर्धारण किया है, जो कि नीति अक्टूबर 2088 में लागू की गई। इसके बाद अधिक उपज देने वाली किस्मों का भी कार्यक्रम 1966 में चलाया गया, जो कि हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे भू संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। कृषिगत साधनों में सिंचाई, रासायनिक खाद, पौध संरक्षण, शक्ति और नई किस्मों के बीजों के साथ साथ भू संरक्षण के उपायों का भी उपयोग करना आवश्यक है। यानी कि जमीन का संरक्षण करना, भू का संरक्षण करना, उसको अधिक उपयोगी बनाना, उसको अधिक उर्वरक शक्ति से काम में लेना और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना, ताकि उसकी उर्वरता बनी रहे। अन्य साधनों का भी कृषि में जो है उपयोग किया जाता है। बाद में कृषि का यंत्रीकरण भी किया गया। यंत्रीकरण करने से काफी कुछ कृषि का विकास हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय ने भी एक अपना नया कार्यक्रम, न्यू प्रोग्राम फॉर वाटर मैनेजमेंट, जल शक्ति मंत्रालय, ये जो 2019-20 में बजट में भारत में जल सुरक्षा तथा सभी भारतीयों को सुरक्षित पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई। सरकार ने 1992 ब्लॉकों की पहचान की जो क्रिटिकल स्थिति में आ चुके हैं, अर्थात एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जो कि पीने के जल की आवश्यकता है, उन्हें जान करके और पेयजल की विकास करने की एक योजना सरकार के द्वारा बनाई गई 250 जिलों में। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल की दृष्टि से 2050 तनावग्रस्त क्षेत्रों में जल मिशन के कार्यक्रम को सफल बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। भारत में जल की चुनौती सदियों से चलती आई है। इसका मुकाबला 20 वर्ष से पहले प्रारंभ हुआ था तो बेहतर रहता, लेकिन अब भी कोई देर नहीं। अर्थात जल का प्रयोग यानी कि पीने की जल, पेयजल की काफ़ी समस्या है। इसके बारे में अभी काफ़ी कुछ प्रयास किए जाने बाकी हैं और प्रयास चल रहे हैं। इस प्रकार से देश की निगाहें आपकी सफलताओं पर लगी है, लेकिन
एक जन आंदोलन के रूप में इसको काम में लेना पड़ेगा और इसका करना पड़ेगा। यानी कि एक जल संरक्षण के बारे में एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम भी चलाने की आवश्यकता है। दैट्स ऑल।